ओके, लास्ट टाइम हमने रिवेटेड के जॉइंट्स पढ़ाए थे, अब आगे इसेंट्रिक लोडेड और रिवेटेड जॉइंट, जैसे वेल्डिंग में बताई थी आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जनरली क्या होती है कि जब भी आपका लोड लगता है, कैसे कि साइड मतलब उस लोड लगने की जो लाइन होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है, वो आपकी इनलाइन नहीं होती है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो वो लोड क्या कहलाता है, इसेंट्रिक कहलाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, सिंपल सा डायग्राम है ये। इस डायग्राम में आपका जो लोड लगा हुआ है यहाँ पे, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इसेंट्रिक लोड कह रहे हैं। तो इसी तरीके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेस आपको यूज करने पड़ेंगे, और जनरली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको देखना पड़ेगा क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हमारा यहाँ देखें क्या है, इसेंट्रिसिटी लोडेड रिवेटेड जॉइंट। इसेंट्रिसिटी लोडेड रिवेटेड जॉइंट में हमको दो टाइप की शियर देखनी पड़ती हैं। एक तो होती है प्राइमरी शियर, दैट इज P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश एंड P4 डैश, हमने नाम दे दिया है, ठीक है। ये पर्टिकुलर नाम इसलिए दे दिया P1 P2 P3 4 इसलिए दे दिया है क्योंकि कोई हमने क्वेश्चन 7.11 फिगर लिया है, और उसी के हिसाब से हमने P1 P2 P3 एंड P4 कुछ स्ट्रेसेस देख ली हैं, और उसी के बेसिस पे हमने 4 स्ट्रेसेस बता दी, जबकि 2-3 भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ रिपीटेड्स पे काम करती है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेड्स n हो सकती हैं। उसके बाद है आपका प्राइमरी शियर फोर्स जो होगा वो कैसे निकालेंगे, P1 डैश इक्वल्स टू P2 डैश इक्वल्स टू P3 डैश इक्वल्स टू P4 डैश। तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस सभी में बराबर होगी क्योंकि ईच इन एवरी रिवेट पे लग रही है, तो हमारा किसी में कंप्रेसिव, किसी में आपका टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से शियर फोर्स डेवलप होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, P नंबर ऑफ रिवेट्स कर दे रहे हैं, यानी P वो फोर्स होगा जो कि इसेंट्रिसिटी लोडेड होगा, इसेंट्रिसिटी में लग रहा होगा, और नंबर ऑफ रिवेट्स आपकी जितनी आपकी एक रो में दी हुई होंगी। उसके बाद है आपका सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी शियर फोर्सेस में आपका इसको हमने P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश और P4 डैश दे दिया। ये सेकेंडरी शियर फोर्सेस वो शियर फोर्स होगा जिसमें हम डिस्टेंस लोड की पर्टिकुलर रिवेट तक की कितनी है वो भी इंक्लूड कर लेंगे, एंड C इज अ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी हमने मान लिया है। तो यहाँ पे जो P1 डैश है, P2 डबल डैश है, P3 डबल डैश है, P4 डबल डैश है, ये जनरली आपका सेकेंडरी शियर फोर्स है, और P1 P2 P3 P4 डैश ये है आपके प्राइमरी रिवेट फोर्स। ये सब में इक्वली होंगे यहाँ पे, लेकिन अलग अलग डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। R1 R2 R3 R4 और R1 R2 R3 R4 कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस है आपकी पर्टिकुलर रिवेट की, सेंटर की, और कहां से कहां तक, पर्टिकुलर रिवेट सेंटर से आपकी इसेंट्रिसिटी लोड के ग्रेविटी सेंटर से, यानी इसेंट्रिसिटी लोड की लाइन ऑफ एक्शन से ये आपकी डिस्टेंस है, रेडियस। तो इसी पे हमने सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा P इंटू ई अपॉन सर R1। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ देखता हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज तो आनी चाहिए। आ रही है सर, आ रही। आ रही तो इनका कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लो बेटा, आवाज देख लो, चेक कर लो, आवाज तो आ रही होगी, हमने तो अब म्यूट नहीं कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P1 डबल डैश, यहाँ पे आपका C की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट की P इंटू ई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर R4 स्क्वायर, ये आपका कैलकुलेट करना होगा। C की वैल्यू आपको जनरली कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम इक्वेशन 8.64 टू 8.65, यानी आपकी P और P1 डैश और P के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया है, क्योंकि हमने C की वैल्यू निकाल दी है, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रिवेटेड्स भी है आपके पास, यहाँ पे P नंबर ऑफ रिवेटेड्स एंड P1 डैश, जबकि यहाँ पे आपका CR14 है, तो दोनों के फार्मूले को यूज करके हमने यहाँ पे P1 डैश की वैल्यू PER1 यानी P की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल P की वैल्यू रख दी है, तो क्या हो जाएगा PE इंटू R1, यानी C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये आपका फार्मूला बन गया P1 डैश PER1 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर R4 स्क्वायर। किसी भी एक में अगर हम रख दें फार्मूले में यहाँ पे,
P1 डैश डबल डैश इक्वल टू C R1। तो यहाँ पे देखिए P1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम C की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे, यानी C की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू R1। वही सेम चीज हो गई, P इंटू ई इंटू R1, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आउट ड्राइंग। तो ये आपका फार्मूला P1 डैश का बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से P2 डैश का बन जाएगा, और देन P3 डबल डैश का बन जाएगा, P4 डबल डैश का बन जाएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी शियर फोर्सेस आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, प्राइमरी एंड शियर सेकेंडरी शियर फोर्सेस। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपका जो फार्मूला है नेक्स्ट, आप इसकी नंबर ऑफ रिवेटेड्स या डायामीटर कैसे निकालेंगे। तो डायामीटर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो भी मिनिमम फोर्सेस या मैक्सिमम फोर्सेस जो लग रहा है, जो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए इक्वेशन, सपोज P2 एंड P4 इज द मैक्सिमम शियर फोर्स। मान लेते हैं, या कोई भी फोर्स होगा जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा, उसको शियर फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे अपने स्ट्रेंथ वाले फार्मूले के साथ, यानी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्या है, ये एरिया ऑफ रिविट का सैंक का एरिया है। किस चीज का एरिया है, सैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी रिविट के सैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाउ उसकी शियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये पूरे क्या है, शियरिंग स्ट्रेंथ हो गई हमारी, और इसको हम इक्वेट कर देंगे किसी भी फोर्स के साथ। तो मैक्सिमम फोर्स है, तो यहाँ से हमारा डायामीटर निकल आएगा, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आपकी रिविट डिजाइन हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से कोर्स सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्रैकेट इज अटैच्ड टू द वर्टिकल कॉलम बाय मींस ऑफ 4 आइडेंटिकल रिवेट is subjected to an eccentric force of 25 kilonewton as shown in figure. Determine the diameter of rivets if the permissible shear stress is 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपके पास ये डायग्राम है, जनरली आपके पास ये डायग्राम है, और ये डायग्राम शो कर रहा है कि 25 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो इसेंट्रिकली लग रहा है, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 100 mm डिस्टेंस पे लग रहा है। कितने mm डिस्टेंस पे लग रहा है, So 100 mm डिस्टेंस पे लग रहा है। 100 हाँ, 100 mm डिस्टेंस पे, 100 mm हाँ 100 mm लगा हुआ है। 100 mm डिस्टेंस से 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये 25 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो इफेक्ट करेगा 1 2 3 4 रिवेट्स को। और सारी रिवेट्स जो हैं वो उनके बीच की जो पिच है वो कितनी है, 100 100 100, यानी आपकी इस तरीके से पिच जो है वो 100 100 100 है। और इसेंट्रिसिटी यानी ई की बात कर रहा है, स्मॉल ई की बात क्या है, स्मॉल ई कितना है, 100 mm, यानी डिस्टेंस जो थी वही आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी का मतलब कुछ नहीं होता कि eccentricity is the distance of any load from the center of gravity to the its own axis, या to the its own line of action। यानी जो डिस्टेंस है उसकी अपने लोड की अपनी ही एक्सिस से या इसकी लाइन ऑफ एक्शन से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जो भी आपकी बॉडी है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने आउटर है। तो यहाँ पे 100 mm आउटर है, यानी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 100 mm हो गई। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे बीचों बीच दिखा रहा है, यानी सेकेंड रिवेट और थर्ड रिवेट के बीच को बीच जो आपकी है वो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी शियर, उसके बाद सेकेंडरी शियर। तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दिया, यहाँ पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इस चीज को समझिए, फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए P1 डैश P2 डैश दीज आर द प्राइमरी शियर, उसके बाद है P3 डैश और P4 डैश। ये सब की सब क्या है, आपकी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो इसको डायरेक्शन के फोर्सों को समझिए, ये क्या बोलना चाह रहा है। तो डायरेक्शन का फोर्स यानी P जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो आपका शियर फोर्स होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ।
सभी रिवेटों में आपका जो शियर फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ इस तरीके से लगा होगा, तभी क्या होगा, वो शियर ऑफ हो पाएगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस जब यस ऊपर जो सर, यस जब सर। जो कैंची होती है ना, कैंची के दो आपके सीजर जो हमारे ब्लेड्स होते हैं सीजर के, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, नीचे से ऊपर तरफ, तभी सीयर ऑफ होता है। तो वही चीज समझिए, एक आपका जो लोड है वो पी, जो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक लोड दिया हुआ पी 25 किलोमीटर, वो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। और वो कहाँ पे एक्ट होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही जाकर एक्ट हो रहा होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी इसको हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जनरली फोर्स को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। आपको ट्रांसफर करना बताया था कि जब आपका लोड यहाँ पे अगर इस तरीके से, ये आपकी रिवेट्स पे लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका लोड है वो उसको यहाँ ट्रांसफर करना है। तो आपको यहाँ ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपका डिस्टेंस ई है, ठीक है। तो आपको लोड ट्रांसफर करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दोगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा दोगे। और इसी पर इस तरीके से दो लोड हमने लगा दिए, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हमने लोड लगा देंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P मल्टीप्लाइड बाई ई। तो ये वाला फोर्स, जो ये वाला फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, खाली P बचेगा। और यहाँ पे P इंटू ई एक और मूवमेंट भी आ जाएगा, जिसे कॉल कहते हैं मूवमेंट। P बचेगा और P इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ट्राइंग को। तो इस तरीके से आपका प्राइमरी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। इसी तरीके से P1 डैश डबल डैश P2 डबल डैश, दिस वन सॉरी this one and this one and this one। यहाँ पे देखिए P1 डैश P2 P1 डबल डैश P2 डबल डैश और P3 डबल डैश P4 डबल डैश, P3 डबल डैश और P4 डबल डैश दोनों क्या है, आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये वाला जो फोर्स है दोनों को किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहा है ऐसे, क्योंकि आपका जो इसेंट्रिसिटी है वो रोटेट करने की कोशिश करता है। जब लोड लगता है, लोड आपका इस तरीके से लगेगा, तो वो आपके आपके जो प्लेट है उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। यानी रोटेट करने की कोशिश कैसे करेगा, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड P इंटू थीटा। P इंटू थीटा यानी P इंटू सॉरी ई, थीटा नहीं है, P इंटू ई। P इंटू ई का नेचर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का। यानी अगर आपका जो लोड लगा हुआ है यहाँ पे, मैं देखूं यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है 25 किलोन्यूटन का, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये आपको इस तरीके से डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपका जो फोर्स है P, वो यहाँ पे देखिए रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए P1 डबल डैश और P2 डबल डैश राइट टू लेफ्ट लग रहे हैं, और P3 डबल डैश और P4 डबल डैश लेफ्ट टू राइट लग रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बना दिया है। ये P1 डबल डैश और P1 डैश दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, P1 होगा। इसी तरीके से P4 डबल डैश और P4 डैश, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको चेक करिए यहाँ पे, इफ इट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ड्रॉप पे जाते हैं, ये देखिए आपका एक फोर्स ये हो गया P1 डबल डैश, और एक फोर्स ये हो गया P1 डैश। ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे P4 डबल डैश और P4 डैश, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो P4 हो जाएगा। हमने आउटर वाले ले लिए हैं क्योंकि दिस वन इज आउटर, यानी मैक्सिमम यही हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के एकदम अपोजिट में काम कर रहा है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत दूर है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज अ मैक्सिमम फोर्सेस टेकिंग एज। हमने आउटर वाले हमने ले लिए हैं, हमने P2 और P3 को कंसीडर नहीं किया है। तो P1 और P4 को ही हमने मान के चल लिया है कि यही मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये डायग्राम आपके सबके समझ में आ गया होगा, आ गया सबके समझ में? हेलो, यस सर। हाँ। तो इस डायग्राम को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस डायग्राम को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग।
अब हमारी यहाँ वैल्यू देखिए सोल्यूशन में क्या दिया, P की वैल्यू 25 किलो न्यूटन दी हुई है, E की वैल्यू इसेंट्रिसिटी 100 mm दी हुई है और टाउ 60 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एम स्क्वायर। हाँ, मेगा न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, टाउ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन भी mm में दी गई हुई है, 100 ये सब mm में है, इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिए। सबसे पहले तो हम प्राइमरी शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका प्राइमरी शियर फोर्स जो है वही फार्मूला आपको जो बताया था उसी फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फार्मूला बताया था ये वाला P1 equals to P2 equals to P3 equals to P4 और P by number of rivets। नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी है, 4, यहाँ पे 4 ले लिया, तो 6250 आपका प्राइमरी शियर फोर्स आ गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडरी शियर फोर्स देखते हैं। तो सेकेंडरी शियर फोर्स देखने के लिए आपके पास फॉर्मूला था, आपके पास C is equals to PE R1 plus R2 plus इस तरीके से हमारा था। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे R1 R4 और R2 R3 अलग अलग बराबर है, R1 R4 बराबर है, R2 R3 बराबर है। कैसे R1 R2 बराबर है, कैसे R1 R4 बराबर है, कैसे R2 R3 बराबर है, समझो यहाँ पे क्या है, R1 और R4 यानी 1 रिविट का जो डिस्टेंस है, 1 और 4 रिविट के डिस्टेंस जो बता रहा है वो आपका बराबर बता रहा है। ठीक है, और R2 R3 का बता रहा है बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चेक करना है इस चल देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से P की बात कर रहे हैं, P1 डबल डैश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इस पे आते हैं ड्रॉ पर। तो सबसे पहला जो है आपको कैलकुलेट कहाँ से करना है, एक सेंटर पॉइंट से करना है, इस सेंटर पॉइंट से। दिखाई दिया सभी को? सेकेंडरी शियर लोड है क्या? हाँ, डबल डैश वाला सेकेंडरी शियर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैलकुलेट कहाँ से करने जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैलकुलेट करने जा रहा है, G पॉइंट से। ठीक है, तो अभी आपके पास जो फोर्स था वो एक P1 डबल डैश कैसे लग रहा था, इसको मैं रिलेट कर देता हूँ, क्लियर माइंड पॉइंट। ठीक है, सॉरी, इसको मैं ये पॉइंट बना देता हूँ और इसके बाद फिर मैं लाइन बना देता हूँ। एक फोर्स आपका कहाँ लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था आपका इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड P1 डबल डैश। दूसरा फोर्स लग रहा था आपका P2 डबल डैश। ठीक है, और तीसरा फोर्स लग रहा था P3 डबल डैश और चौथा लग रहा था P4 डबल डैश। क्लियर? तो ये आपके जो हाँ, ये आपके वो जो फोर्सेस थे वो आपके, ये आपका क्या था, P1 डबल डैश। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या था, P2 डबल डैश। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये क्या था, P3 डबल डैश, और नीचे वाला क्या था, P4 डबल डैश। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे R1 R4। चेक कीजिए जरा, जब हम बात करें 1 से G की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नहीं रेड वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 1 से इसकी डिस्टेंस 100 प्लस 50 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 150। इसी तरीके से P4 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 50 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने हो जाएगा दोनों की डिस्टेंस, 150। R1 और R4 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150। इसी तरीके से R2 यानी जो P2 है उसकी डिस्टेंस G से कितनी हो जाएगी, 50, और जो P3 है उसकी डिस्टेंस G से कितनी हो जाएगी, 50। तो ये हो जाएगा R2 और R, हाँ, दोनों की डिस्टेंस हमारी बराबर हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो अब हम आगे जाते हैं C की वैल्यू पर। C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, आपका C is equals to P into E R1 R2 R3 R4 का स्क्वायर प्लस एडिशन। तो P की वैल्यू आपको पता ही है, मेगा न्यूटन में किलो न्यूटन में दी हुई है, 25 into 10 to power 3 कर दिया, और E की वैल्यू 100 mm दी हुई तो 100 mm कर दिया। उसके बाद आपने R1 2, अब यहाँ पे हमने क्या किया, R1 स्क्वायर और R2 4 स्क्वायर दोनों हमारे सेम है, तो हमने क्या कर लिया, 2R1 प्लस R4 का स्क्वायर कर दिया, यानी R1 R4 कॉमन है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 150 लिख दिया। इसी तरीके से R2 R3 कॉमन बराबर है तो इसको भी हमने 50 कॉमन लेकर स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो इस तरह से सी की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब सी की वैल्यू 50 आ गई तो अब हम यहाँ से P1 डबल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरीके से P4 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज बोथ आर सेम। और किसकी वैल्यू कितनी है C इंटू R1, C की वैल्यू हमने 50 कैलकुलेट कर रखी है और R1 की वैल्यू 150 हो गई, तो टोटल कितना हो गया 150 7500। 7500 न्यूटन। ठीक है, 7500 न्यूटन हो गया। इसी तरीके से P2 और P2 डैश की 2500 न्यूटन आ गई। तो अभी ऊपर क्या आया था हमारा, यहाँ देखिए सिंगल शियर फोर्स में हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 6250 न्यूटन सभी के लिए बराबर, और सेकेंडरी वाले में 7500 और 2500 न्यूटन आया है। तो रिजल्टेंट शियर फोर्स क्या हो जाएगा आपका इन दोनों का, रिजल्टेंट यानी P1 और P2 और P3 और P4। तो यहाँ पे रिजल्टेंट देखिए 6550 यानी आपका, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपका जो प्राइमरी शियर है और सेकेंडरी शियर है दोनों का क्या होगा स्क्वायर और सम डायगोनल लगा हुआ था ना, मल्टीप्लाई। हाँ डायगोनल, यहाँ चेक कीजिए जरा, यहाँ पे देखिए इट इज डायगोनल लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर समय 10 मिनट बचा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। तो 97628 पॉइंट। अब डायमीटर निकालना है, डायमीटर करने के लिए क्या करते थे, तो P1 को इक्वेट कर दे रहा है किससे, सर P1 की वैल्यू कितनी है? किसकी, सर P1 की P1 की वैल्यू नहीं दिख रहा। P1 डबल डैश की सिंगल डैश, सिंगल सिंगल वाली ऊपर दिखाई थी ना बेटा, ये कैलकुलेट तो करवाई थी 25। यस सर, यस ये 6250 दिखाई थी ना कैलकुलेटर के प्राइमरी शियर। यस सर, यस सर, ठीक है, उसी को तो हमने ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P1 जो आ रहा है नीचे से, और यहाँ पे आ रहा है P1 डबल डैश हॉरिजॉन्टल है, P1 डैश आपका वर्टिकल हो गया, P1 डबल डैश आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, P1 डैश आपका वर्टिकल हो गया। तो दोनों को हमने क्या किया डायगोनली कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो यहाँ क्या आ गया 9762। अब हम डायमीटर निकालेंगे, इसी फोर्स को यूज करेंगे अपने प्लेट की और रिवेट की स्ट्रेंथ के साथ। तो आपकी जो लोड है वो मैक्सिमम लोड इतना आ गया, और इसी लोड को ही हम कैरी कर पाएंगे अगर हमारी टाउ स्ट्रेंथ कब सफिशिएंट है इस डायामीटर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, डायामीटर जो होगा वो वही निकलेगा जब ये टाउ हमारा सपोर्ट कर पाएगा। यानी P1 जो हमने कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, अपना डायामीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायामीटर कितना आ गया 14.39 और 15 mm आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसेंट्रिसिटी लोड के बेसिस पे किसी भी रिवेट का डायामीटर निकाल सकते हो। यानी आपका जो लोड था वो एक रिवेट पे कितना डायामीटर लोड कितना दे रहा है 9762 दे रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, इतना मैक्सिमम दे रहा है। और इसी लोड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसी लोड के बेसिस पे हम अपनी डायामीटर को निकालेंगे। और हमारी रिवेट की जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, टाउ है 60 न्यूटन पर mm है ना, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यस सर, यस समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, रिविट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको ये नोट्स भेज रखे हैं, आप लोग खुद कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है ये, आप लोग खुद समझिएगा इस। हाँ रिजल्टेंट से लोड सर जब निकलेगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही तो रखते हैं सर। नहीं, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी में केस में अलग है, उसमें से अलग था, उसमें अलग, आपका जो रिवेट पहले वाला था वो अलग था, और यहाँ पे वहां पे क्रशिंग था। ठीक है, क्रशिंग लोड था आपका, टेंशन लोड था और शियर लोड था। उन तीनों में इफिशियंसी निकालने के लिए जो सबसे क्या होता था, कम होता था, सबसे कम होता था, कम होता था, सबसे कम होता था। ठीक है, तो उसको हम रखते थे, समझ में आया। यहाँ पे इफिशियंसी थोड़ा निकालना है, यहाँ पे डायमीटर निकालना है। ठीक है, समझ में आया मयंक? आ गया सर। हाँ, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालना है। एक रिवेट पे दो तरीके के लोड लग रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे डायग्राम जो दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ना डायग्राम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको बताया भी मैंने। ये वाला डायग्राम जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम, ओह सॉरी, दिस डायग्राम। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो यहाँ पे आप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपकी, एक प्राइमरी शियर के लिए हो गया, एक सेकेंडरी शियर के लिए हो गया, दिस इज फॉर प्राइमरी शियर, दिस इज फॉर सेकेंडरी शियर, एंड दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग ऑन लोड, यानी क्या कह सकते हैं रिजल्टेंट लोड फॉर द पर्टिकुलर
इस रिवेट, ठीक है, ये आपका किसके लिए होगा, रिजल्टेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो तीसरा डायग्राम जो है रिजल्टेंट के लिए है, पहला प्राइमरी के लिए, दूसरा सेकेंडरी के लिए, तीसरा रिजल्टेंट के लिए, और रिजल्टेंट वाला ही यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में, ठीक। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, a riveted joint consisting of two identical rivets is subjected to an eccentric force of 15 kN as shown. Determine the diameter of rivet if the permissible shear stress is 60 Newton per meter. Eccentric load दिया 15 किलो न्यूटन और जो आपकी shear stress 60 न्यूटन दे रखी है। बाकी ये डायग्राम में सारी चीजें मेंशन होंगी। Here is the diagram. This is the diagram. ठीक है? This is your diagram. ये This is your diagram. ठीक है, ये डायग्राम है, इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो दोनों हमारी जो लोड है वो कहाँ पे लगा हुआ है, 15 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, लेकिन वो वन के तो वन वाली जो पहली रिविट है उसके तो हमारा इनलाइन है, लेकिन दूसरी वाली रिविट के इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो सीजी हमें देखना पड़ेगा, सीजी कहाँ पे जा रहा है। तो दोनों रिविटों को सीजी कहाँ जाएगा, बोलो सर। रिवेट इसमें 2 है, n/2। हाँ, रिवेट 2 है, n/2 है, बिल्कुल सही है। कहीं 3 थोड़ा लिया गया होगा, 2 ही लिया गया होगा। ये 100 है, हैं? P100, हाँ E100 है। ऊपर वाला जो अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला डायग्राम है, इस वाले डायग्राम की बात करोगे तो ये क्या है, प्राइमरी शियर है, और जो दूसरा डायग्राम है ये क्या है, सेकेंडरी शियर है। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? सेकेंडरी। हाँ, ये एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना सभी लोग घर पे, ठीक है, सॉल्व करना, बताना अगर ये प्रॉब्लम आए तो बताना। सॉल्व क्वेश्चन है, इस चीज को समझना, ठीक है। आज यस सर। समय खत्म हो रहा है ना हमारा, 3 पूरे हो गए। पार्टिसिपेंट भाई अभी 15-12 थे, अब 11 आ गए, ऐसे क्यों सर? वो सर अपना डिस्कनेक्ट हो जाता है सर, डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, है सर। न्यूमेरिकल के नोट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अरे न्यूमेरिकल के नोट्स 40-50 मिनट में सर 3 लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब भेज रखा है मैंने, उसमें देखो यही जो भेजा है वही पढ़ा रहा हूँ। यस सर, मिल गया है उसमें, जो देखेंगे सर। जो भेजा है वही पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। न्यूमेरिकल भी हैं? सर जो आपने भेजा सर वो सर नोट्स हैं कि मतलब यूनिट वाइज है कि? वो मेरे ही नोट्स हैं, इसमें एग्जांपल प्लस क्या कहते हैं एक्सरसाइज तो नहीं होगी, एग्जांपल ही होंगे खाली, और इसमें वही है जो आपके सिलेबस में। सर इसमें एक्सरसाइज नहीं है। ले लो 2 मिनट बोलो एक जन। सर हाँ बोलो। सर हम ये पूछ रहे थे, वो सर यूनिट वाइज सारे नोट्स हैं कि मतलब सर टॉपिक वाइज है? यूनिट वाइज है, जो 1 2 3 4 5 भेजा वो यूनिट वाइज है। हाँ 5 भेजे ना मैंने। यस सर। 5 भेजे सर। हाँ तो 5 यूनिट है वो। ओके सर, बस यही पूछना था। हाँ यूनिट वाइज नोट्स है वो, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि दूसरी तीसरी यूनिट चल रही है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं वो पढ़ाऊंगा क्या कहते हैं साफ वाला, ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कोई डाउट है तो पूछे ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही पढ़ाऊंगा। कल जो है वो कल मैं आपको स्टार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाकी जो थ्योरी है वो आपकी नोट्स में दिया है, ठीक है। ओके, मैंने अटेंडेंस ले ली है आप लोग की। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। करेक्ट नहीं हो पाता। कनेक्ट नहीं हो पाता? किसका कनेक्ट नहीं हो पाता? देवेंद्र योगेंद्र पाल थोड़ा सा अच्छा सा। वो बढ़िया चलता है क्या सर? देवेंद्र तुम्हारा पबजी तो बहुत बढ़िया चलता है। किसका? हाँ पबजी का नेट सारा खत्म कर देते हो। सर अरे मेरे सर नहीं यहाँ करेक्ट नहीं होता है मेरा। पबजी में नहीं अटकते हैं क्या? कभी कभार अटकते हो, इतना थोड़ा अटकते हो जितना क्लास में। यहाँ भी तो अटक रहा है वैसे। यहाँ ज्यादा अटकता है। हाँ यहाँ ज्यादा
अब स्कूल में यही ऐप यूज किया जा रहा है ना, इसलिए जिस पे ज्यादा लोड है। चलो ओके बाय। अच्छा तुम्हें ज्यादा मालूम। आप Okay, thank you, sir. बाय। थैंक यू सर।